आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? एक तरफ रानी साहिबा हैं जो 200 करोड़ की संपत्ति का खुलासा कर रही हैं चुनावी हलफनामे में। आपके पास कितना पैसा है? आप कौन से 4 बड़े मुद्दे लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में और क्या उनके जवाब दे पा रहे हैं आप? कितने दल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या बीजेपी से भी लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या? क्या बॉबी भाई ये भी चल रही है, क्या कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट खड़ा किया? उस तरफ से आपको क्या इशारा मिला है? कह रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट दिलवा दिया जोत सिंह गुंजोला को, एक तरह से वॉकओवर दिया रानी को। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे, ये क्या आपकी चुनाव की स्ट्रेटेजी है? चलिए प्रधानमंत्री बता दीजिए, मोदी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी? 19 अप्रैल के दिन उत्तराखंड में पहले फेज के साथ मतदान होने जा रहा है। बहुत कम वक्त बचा है। यूं तो उत्तराखंड की 5 सीटों में हमेशा से एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार मामला दिलचस्प है और एक नाम जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है वो प्रत्याशी हैं टिहरी से बॉबी पवार। वो बॉबी पवार जो आज से 1 साल 2 साल पहले आपको सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते, कपड़े फटवाते, चोट लगते, फिर जेल जाते, वहाँ से बाहर आते और देहरादून के धरना स्थल में उनका ठिकाना एक छप्पर के नीचे आंदोलन करते हुए, अनशन पर बैठे हुए, सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के माँ बाप, परिवार, अभिभावक, उनके बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित हो। सिर्फ एक मुद्दा उठाया था कि अगर भारत ग्लोबल स्तर पर अगर ये कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है, तो फिर युवाओं के मुद्दों का क्या होगा? उन्हें कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? उस मुद्दे को उठाकर चले थे बॉबी पवार और आज टिहरी लोकसभा सीट में जो टक्कर इन्होंने कांग्रेस और भाजपा को दी है, जो नजर आ रही है, जिस तरह का जोर दिखाई दे रहा है, वो अभूतपूर्व है। मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, विधानसभा के, उत्तराखंड के, लोकसभा के, बहुत कुछ देखा है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन ये पहली बार महसूस हो रहा है। देखिए, निर्णय जो भी रहेगा, लेकिन जो स्पार्क एक प्रत्याशी का निर्दलीय के तौर पर टिहरी सीट में देखा जा रहा है, वो पहले कभी किसी सीट में नहीं देखा गया। लोकसभा के चुनाव में तो किसी निर्दलीय को आज तक उत्तराखंड के इतिहास में इस मजबूती से लड़ते हुए नहीं देखा गया। तो क्या इस बार इतिहास बदलने जा रहा है? और वो इतिहास अगर बदलता है तो वो बॉबी पवार नहीं बदलने वाले, वो इतिहास टिहरी की जनता बदलने वाली है। क्या कुछ हो रहा है, कैसा प्रचार चल रहा है, कहाँ कहाँ बॉबी पवार जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बॉबी पवार इस वक्त मौजूद हैं। बॉबी भाई, बहुत लंबा इंट्रो की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मौका ऐसा है कि मैं लोगों को याद दिलाना चाह रहा था कि आपका संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ। अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं और आप ये कहते भी, अगर आप जीत भी जाएंगे तो शायद सड़कों में ही जनता आपको देखना चाहेगी। अब आप बताएं, आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर मैं आपको बता दूं कि वो चाहे टिहरी जिला हो, उत्तरकाशी जिला हो या देहरादून जिला हो, इन सभी विधानसभाओं में अलग अलग जाकर हम लोगों ने जो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का जो समर्थन है वो भरपूर है, लोगों का प्यार वो भरपूर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता वास्तव में बदलाव का मन बना चुकी है। जनता त्रस्त है उन लोगों से, उन सांसदों से जिन्होंने कभी जनता की आवाज़ को नहीं उठाया है, जिन्होंने जनता की समस्याओं के लिए कभी प्रश्न नहीं लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जहाँ तक रही बात अब इस चुनाव की, तो ये चुनाव मुझे लगता है कि आज कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, आज आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो चुका है। राजशाही की आपने बात की, चुनाव है बॉबी भाई, संसाधन चाहिए, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कैसे आपके युवा लड़के लोग जा रहे हैं, वो खर्चा कैसे आप जुटाएंगे? एक तरफ रानी साहिबा हैं जो 200 करोड़ की संपत्ति का खुलासा कर रही हैं चुनावी हलफनामे में। आपके पास कितना पैसा है, कैसे जुटाएंगे ये खर्चा? क्या ये आड़े आ रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, संसाधनों की ज़रूरत हर चुनाव में होती है और संसाधनों की जो कमी है वो हमारे पास है, पर उसके लिए आज जनता चुनाव लड़वा रही है।
जनता एक वोट के साथ एक नोट भी दे रही है वापस, कह रही है कि आप लड़िए, आप मजबूती से लड़िए। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसाधनों को जुटाने में दिक्कतें तो आ रही है, पर मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात रही, तो अपने संसाधनों से वो काम पर लगे हुए हैं। आज हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो किसी पार्टी राजनीतिक दल के पास नहीं हो सकते। हमारे कार्यकर्ता सुबह बिना नाश्ते करे ही सुबह 20 रुपये का चावल खा के और शाम को 4 रोटी खा के वो कार्य में लगे हुए हैं, अपनी पूरी शक्ति वो लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कार्यकर्ताओं की बदौलत हम इस चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे भी। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संसाधनों की कमी होने के कारण मैं प्रदेश की जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि ये चुनाव आज केवल चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव केवल आज इस टिहरी संसदीय क्षेत्र का चुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव तो है, पर ये उत्तराखंड का पूरा भविष्य तय करेगा कि इस उत्तराखंड प्रदेश को बनाने के लिए जिन लोगों ने शहादतें दी, क्या उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि इस चुनाव के माध्यम से दे पाएंगे? क्योंकि हमारा जो विज़न है वो साफ तौर पर ये विज़न है कि उन आंदोलनकारियों, उन शहीदों का जो सपना था, जिस प्रकार का उत्तराखंड बनना चाहिए था, उस उत्तराखंड को बनाने के लिए हम आज इस मैदान में खड़े हैं। वही भाई, आप जो लड़ाई थी वो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय हो गई है, 3 चेहरे अब दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी का अपना एक काडर वोट है, कांग्रेस का भी अपना एक काडर है। आपने शुरुआत 1 वोट से करनी है, शायद वो 1000 से शुरू करेंगे। उस दूरी को पटती हुई आप दिख रही है, लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं उस लड़ाई को, क्योंकि आपकी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। निर्दलीय के तौर पर बिना पैसे संसाधनों के चुनाव लड़ना आप पूरी तरह से जनता के हाथ में है। अब ना आप उन्हें पैसे देकर कुछ चाय पानी पिला सकते हैं, और न तो आप इतना संख्या बल लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं, बशर्ते कि आपके नामांकन की भीड़ मैंने देखी थी, वो बड़ी चमत्कारिक थी, उसने आंखें खोल दी दूसरे दलों की। तो कैसे मैनेज करेंगे उस संख्या बल को, कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, नामांकन की जो भीड़ थी, जो वो चमत्कार था, ऐसा ही चमत्कार इस चुनाव परिणाम में दिखेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आज आप भीड़ की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि उनका काडर है और वो कई हज़ारों से शुरू करेंगे, हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका काडर कौन है ये जनता को पता नहीं है। पर हमारा काडर कौन है? हमारा सबसे मजबूत काडर जो यूथ है, और यूथ सड़कों पर दिख रहा है, वो मेहनत करते हुए दिख रहा है। जिस क्षेत्र में दूसरे जो प्रत्याशी जा रहे हैं, उन प्रत्याशियों से सवाल जवाब करने वाला यूथ आज हमारा काडर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रत्याशी के पास यूथ काडर हो, वो तो हवा का रुख किसी और भी मोड़ सकता है। जी भाई, ये बताइए कि अब चूँकि समय बहुत कम रह गया है चुनाव में, मुद्दे बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस अपनी तरफ से चल रहा है। आप कौन से 4 बड़े मुद्दे लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, और क्या उनके जवाब दे पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हर भाषण में, हर सभा में, हर जगह, हर कार्यक्रमों में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे, जो समस्याएं, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हमारे जो संसाधन है वो हमारे पास नहीं है, उन संसाधनों की वो लड़ाई है। यहाँ जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो रोज़गार की लड़ाई है, यहाँ रोज़गार नीति नहीं है, उसके लिए वो लड़ाई है। इस प्रदेश के भीतर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार सरकारें आई, सरकारें गई। इस 24 वर्षों में जिन भी सरकारों ने सत्ता में रही, उन सरकारों ने क्या है, वो बैकडोर एंट्री, आउटसोर्स करके जो लोग लगाए, आज उनका जो स्वर्णिम जो उनका समय था, गोल्डन पीरियड जो उनके लाइफ का था, वो तो ले लिया। पर आज जिस प्रकार से हटा रहे हैं, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि आप बैकडोर एंट्री या उससे करिए भर्ती। हम तो चाहते हैं पारदर्शी रूप से परीक्षा के माध्यम से हो। पर जिन्होंने अपना गोल्डन पीरियड 10-10, 15-15 साल, 18-18 साल इस विभाग को या इस प्रदेश को दे दिया, आप आज उन्हें कैसे हटा पा रहे हो? उनके लिए रोज़गार सुरक्षा कानून लाने की हमारी बात है। आज हमारे पास जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को रोज़गार देने के जो 70% का जो एक मसला है, उस मसले पर बात करने का है। और कहीं ना कहीं जो रोज़गार नीति है, उस नीति को रोज़गार नीति और युवा नीति करने की हमारी जो बात है। जल, जंगल, ज़मीन, मूल निवास, भू कानून, तमाम प्रकार के जो हमारे मुद्दे हैं, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी
एक दो दिन में हमारा घोषणा पत्र आना है और उस घोषणा पत्र को पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनके सामने रखा जाएगा। और यहाँ इस सैनिक बहुल्य प्रदेश में जिस प्रकार से अग्निवीर योजना की जो मार यहाँ के युवाओं पर पड़ी है, उनके सपनों को चकनाचूर किया है, बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस जो थोपा गया है वो बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहाँ की सरकारों ने समय समय पर वो चाहे पुलिस विभाग के लोगों के लिए 4600 ग्रेड पे की बात कही हो, या यहाँ होमगार्ड के लोगों के लिए 365 दिन के रोज़गार की बात की हो, या यहाँ अंकिता भंडारी बहन जो प्रकरण हुआ है उसमें जिस प्रकार से सरकार बैकफुट में है, कहीं ना कहीं उन हथियारों का जो बचाव कर रही है, कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं। इसके अलावा आज 450-500 दिन होने वाले हैं। उत्तराखंड में जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है उनकी सीबीआई जांच से अगर सरकार पीछे हट रही है, वो मुद्दा है। मुद्दों की तो भरमार है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ आज की जनता से कि ये मुद्दों की राजनीति अगर इस बार हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के इस चुनावी मैदान में आने के बाद हो रही है। नहीं तो हमारे राजनीतिक दलों ने हमेशा से ही जाति धर्म में बांटने का काम किया है, उन्होंने पहाड़ और मैदान में बांटने का काम किया है। पर हम इस समूचे उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस जनता को कि उसी ईमानदारी और कर्मठता के साथ आप हमारे हाथ मजबूत करिए। आप लोगों के साथ सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। वो जो समय संसद का होगा, जो लोकसभा सत्र का होगा, वही समय केवल दिल्ली के अंदर बिताया जाएगा। बाकी आप लोगों के साथ इस सड़क पर, जिस सड़क से संघर्ष शुरू हुआ है, इस सड़क पर वही संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। जातिवाद क्षेत्रवाद दोनों का बंधन आपने तोड़ा है। बीच में मैं देख रहा था बीजेपी से कई लोग छोड़ के आपकी तरफ आए, यूकेडी ने आपको समर्थन दिया है, वाम दलों ने समर्थन दिया है, सपा ने आपको समर्थन दिया है। मतलब हैं तो इंडिया अलायंस की तरफ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर है आपकी तरफ लोगों का। वो उसको समझाइए ज़रा, कितने दल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या बीजेपी से भी लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या? नहीं, देखिए, बीजेपी से आप लोगों ने देखा होगा कि जब इन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए उसके बाद से जो कार्यकर्ताओं में मायूसी है और उन कार्यकर्ताओं ने ये नाराज़गी जताई है कि पार्टी ने उन्हें अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया है, और 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशी से नाखुश हैं। और उसके बाद जो इस्तीफों की झड़ी लगी, और इस्तीफों की झड़ी लगने के बाद जो हमारे पक्ष में आकर खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रदेश के युवा ने इस प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचा है, और इस प्रदेश के भविष्य को कैसे संवारना है, कैसे बचाना है। यहाँ के युवा किसी भी दल से जुड़े हो, पर ऐसे मौके पर अगर युवा एकत्रित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आज इस उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। और भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े लोग, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस्तीफे दिए और हमारे समर्थन में आकर खड़े हुए। और इतना ही नहीं, अभी आप कुछ दिनों में देखिए बड़े दर्जाधारी भी हमारे साथ इस्तीफे देकर खड़े होंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये राह इतनी आसान बनते जा रही है और हमारे ईश्वरीय कृपा से ये रास्ते बनते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो इस बार कुछ ना कुछ टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता एक नया अध्याय इतिहास का लिखने जा रही है। एक चर्चा बॉबी भाई ये भी चल रही है, क्या कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट खड़ा किया? उस तरफ से आपको क्या इशारा मिला है? क्या कांग्रेस का जो काडर है? देखिए, कांग्रेस अगर इंडिया अलायंस के तहत हमारा समर्थन भी कर सकती थी और वो ज़्यादा बेहतर होता, पर मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के टिकट है वो भाजपा के लोगों ने बांटने का काम किया है। पर हम उसका भी, चलो ठीक है, वो पार्टी अपनी है, नेशनल पार्टी है, अपनी मान मर्यादाएँ, अपनी सीमाएं हैं, जिसको जैसा उन्हें लगा होगा उन्होंने किया। पर मैं ये आज कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट दिलवा दिया जोत सिंह गुंसोला को, एक तरह से वॉकओवर दिया रानी को। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, इसी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सीटों की बात कर रहा हूँ। आप तो उनका हल्का प्रत्याशी आना तो आपके फेवर में जा रहा है। कि मुझे लग रहा है जो ईडी और सीबीआई का डर है, वो आज ऐसा नहीं है कि जो नेता किसी दूसरे दल के छोड़कर आज भाजपा में चले गए उन्हें ही था। आज ईडी सीबीआई का डर कई और नेताओं को है जो अपने पार्टी में बने हुए तो है, पर ऊपर से जो दिशा निर्देश होता है, वहाँ से सत्ता दल से जो दिशा निर्देश होता है, उनको वो उनका पालन करते हैं।
इसलिए आज वो बचे हैं, बने हैं और उनके कहने पर टिकट वितरण भी हो रहे हैं, उनके कहने पर चुनाव भी लड़वाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज़ है ये जनता को समझनी पड़ेगी। जनता को, जनता की आवाज़ बनने वाले लोग चाहिए, जनता के मुद्दों पर मुखरता से संघर्ष करने वाले लोग चाहिए। भाई मेरा एक आखिरी सवाल है, आप प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमने तो पूरे देश में देखा कि कोई निर्दलीय लड़ रहा है वो पहले प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करता है, कोई किसी को पप्पू कह रहा है, आप राहुल गांधी को भी कुछ नहीं कहते, कोई किसी को फैकू कह रहा है, कई तरह के जुमले चल रहे हैं। आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे। ये क्या आपकी चुनाव की स्ट्रेटजी है या आप चाहते हैं कि आप केवल मुद्दों पर बात होगी? नहीं, हम तो चाहते हैं मुद्दों पर बात हो। और राहुल और मोदी से हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई तो रोजगार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो यहाँ फैले हुए व्याप्त भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई यहाँ जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर है। हमारी लड़ाई यहाँ पर युवा नीति बनाने को लेकर है। हमारी लड़ाई यहाँ पर इस प्रदेश में सुख समृद्धि लाने की है। तो हमारी जो लड़ाई है, हम चाहते हैं कि हम अपने मुद्दों से न भटकें। हम किसी की आलोचना करके क्यों अपने आप को वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें? हम अपने मुद्दों पर अडिग रहेंगे, अपने मुद्दों पर खड़े रहेंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये समय आ चुका है कि इस प्रदेश और इस देश के लिए आज मुद्दों की राजनीति की ज़रूरत है। और जिस दिन जनता ने ये समझ लिया, जिस दिन जनता मुद्दों पर बात करने लग जाएं या मुद्दों पर वोट करने लग जाएं, तो जनता को जो चुनावी प्रलोभन जो चुनाव समय में दिए जाते हैं, उन प्रलोभन में आकर जब जनता 5 साल तक उस चीज़ को भुगतती है, वो तो मुझे लगता है कि जनता जब मुद्दों पर वोट करेगी तो वो 5 साल तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 5 साल जनप्रतिनिधि आपके बीच रहेंगे, जो आपकी समस्याएं होगी उन समस्याओं के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधि आपका हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये सारी संभावनाएं हैं। अगर जनता इस बार हमारे हाथ मजबूत करती है तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। भाई आप निर्दलीय हैं, बस में चलते चलते अब आखिरी एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। निर्दलीय चुनाव आप जीत भी जाएंगे तो अकेले खड़े रहेंगे, आपको बेहतर सरकार कौन सी लगेगी, एनडीए की सरकार या इंडिया अलायंस? नहीं, देखिए, बेहतर सरकार कौन है कौन नहीं है ये तो देश की जनता तय करेगी। आपको क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, हम निर्दलीय है, जनता की आवाज़ बनकर जा रहे हैं और जनता की आवाज़ बनकर जाएंगे। कोई अगर कहेगा कि निर्दलीय क्या कर लेंगे, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में जो भी होगा, जिस प्रकार से भी लड़ झगड़ना पड़े संसद के अंदर, पर इस प्रदेश के हित में जो होगा उसके लिए लड़ना झगड़ना संसद के अंदर जो भी करना पड़े हम करेंगे। क्योंकि हमें मतलब नहीं है सरकार किसकी आ रही है, वो तो देश की जनता तय कर देगी 4 जून को कि किसकी सरकार आनी है किसकी नहीं आनी है। पर इस उत्तराखंड से, इस संसदीय सीट से अगर एक इतिहास बनता है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी इतिहास बनेगा जो यहाँ के लिए संघर्ष किया जाएगा और यहाँ के लिए जो नया किया जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री बता दीजिए, मोदी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी? नहीं, देखिए, अब ये तय करने वाला बॉबी पवार या आपकी व्यक्तिगत सोच तो नहीं, व्यक्तिगत सोच कुछ नहीं। आप अगर कांग्रेस में या भाजपा में शामिल होते तो मैं पूछता, तब तो फिर सीधा सा आप निर्दलीय है ना, तो उस नाते क्या देखते हैं कि मतलब उस कुर्सी के लिए बेहतर कौन है दोनों में से? नहीं, देखिए, वो जनता तय करेगी। मैं बार बार कह रखा हूँ, वो जनता ही तय करेगी। जनता को जो लग रहा होगा वो तय करेगी। आज हम मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता को अवेयर होकर मुद्दों की बात करनी चाहिए और इस बात के बाद जो मुद्दों की बात की जो बात है उस पर कौन निखर कर आता है, कौन किसके फेवर में ज़्यादा मत जाता है, वही चीज़ें निकल कर आएंगे और वही इस देश के प्रतिनिधित्व करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो चुनाव है वो हमारा मुद्दों का चुनाव है और हम उन मुद्दों से नहीं भटकना चाहते। हम इस चुनाव को सीधी तौर पर 19 तारीख की शाम तक इन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए, अगर निर्दलीय चुनाव जीत भी जाएंगे, बॉबी पवार हो चाहे कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी हो, ये देखा जाता है कि देश में जब सरकार बनने का मौका आता है तो कई लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन बॉबी पवार का कहना ये है कि चुनाव जीतने के बाद फिर एक और लड़ाई, वो लड़ाई संसद में होगी। चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो हो सकता है उन्हें राहुल गांधी तक भी जाना पड़े अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तक के पास भी जाना पड़े अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को लेकर। तो इनकी दोहरी लड़ाई है और इस दफ़ा टिहरी सीट पे कम से कम बॉबी पवार ने मुद्दों की जो लड़ाई जो छूटती जा रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस टिहरी सीट का नतीजा क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को इस तरफ देखना चाहिए। उस दौर में जब हज़ारों करोड़ों में चुनाव का खर्च जा रहा है, वहाँ
एक महज 40,000 की चल संपत्ति वाला प्रत्याशी जिस पर 1.5 लाख का लोन है, वो 200 करोड़ की संपत्ति वाली एक प्रत्याशी के आगे डटा हुआ है। वो जनता से वोट भी मांग रहा है, साथ में पैसे के लिए हाथ भी फैला रहा है। तो आप रिसर्च करिए, शोध करिए, भारत अभी बदला नहीं है। जो नज़ारा इस समय टिहरी में दिख रहा है, कम से कम वो यही है। और जब परिणाम सामने आएंगे तब आखिरी मुहर लगेगी कि जनता ने फैसला किया क्या। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।